हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की श्रेणी के अंदर बालकों पर होने वाले अपराधों में एक अपराध हम कर चुके थे। आज दूसरे कानून के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह ये नाम राजस्थान के वासियों के लिए चिरपरिचित नाम है। यहाँ पर एक परंपरा सी बन चुकी है कि कुछ एक हमारे पास सावे ऐसे होते हैं जिस दिन बिना पूछे हमारे पास हजारों बालकों का विवाह किया जाता है, जिनमें से एक प्रसिद्ध सावा है हमारे पास आखा तीज, जिसको बोला जाता है अक्षय तृतीया का सावा। इस दिन हजारों की संख्या में राजस्थान के अंदर बाल विवाह किए जाते हैं और एक परंपरा सी बनी हुई है। लोग इस दिन अपने बालकों का विवाह करवा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन ये गलत परंपरा है। इसको रोकने के लिए समय समय पर कोशिश की गई थी। सबसे पहले यदि इंडिया में हम बात करते हैं तो शारदा एक्ट 1929 के अंदर ये कानून बना हुआ था, जिसका नाम था बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, या जिसको कहते थे शारदा एक्ट। उस शारदा एक्ट के अंदर कुछ कमियां थी। 1929 का ये अधिनियम था। इस एक्ट के अंदर कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए वापस हमने 2006 के अंदर एक नया अधिनियम बनाया, जिसका नाम रखा गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो आज के टाइम पे हमारे पास जो अधिनियम है वो हमारे पास शारदा एक्ट नहीं है। आज हमारे पास कौन सा अधिनियम है भाई? 2006 का कानून हमारे पास है। तो शारदा एक्ट हमारे पास नहीं है। बाई चांस का क्वेश्चन आ सकता है कि बाल विवाह को रोकने के लिए पुराना कानून हमारे पास कौन सा था? तो शारदा एक्ट था, या बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 का वो हमारे पास कानून था। इस अधिनियम की यदि हम बात करते हैं तो ये छोटा सा अधिनियम है। इतना छोटा अधिनियम है कि इसके अंदर कुल 21 धाराएं हैं, मात्र 21 धाराएं हैं इसके अंदर। और 21 धाराओं के अंदर भी कुछ धाराएं तो आप जानते हो, फेमिलियर हो चुके हो आप ऐसी धाराओं से, जिनको आप भली प्रकार से जानते हो। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हर एक्ट को लाने का उद्देश्य कुछ रहता है। तो इस एक्ट का उद्देश्य हमारे पास क्या है? तो कुछ नहीं भाई, जैसा मैं हर एक्ट के बारे में आपको बताता हूं वैसा ही इस एक्ट में कहूंगा। जो नाम हमारे पास लिखा हुआ है वही हमारे लिए क्या होता है भाई? उद्देश्य होता है। तो नाम क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध। तो यही हमारा उद्देश्य है, बाल विवाह को रोकना। तो हमारा इस एक्ट का उद्देश्य क्या है भाई? बाल विवाह को रोकना तथा इसके बारे में नियम बनाना। उद्देश्य के बाद हम आते हैं धारा नंबर 1 पर। धारा नंबर 1, अब तक आप बहुत बड़ी प्रकार से इसको जानते हो, बहुत अच्छे से आप इससे परिचित हो चुके हो। धारा नंबर 1 हमेशा बात करती है संक्षिप्त नाम की, साथ ही साथ बात करती है इसके लागू होने की तारीख की, और साथ ही साथ बात करती है इसके विस्तार की। संक्षिप्त नाम, बार बार मैं कह रहा हूं, संक्षिप्त नाम हमारे पास वही होता है जो इस एक्ट का नाम दिया होता है। तो संक्षिप्त नाम तो यही होगा हमारे पास, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। कोई बड़ी बात नहीं है। लागू कब हुआ? एक्ट हमारे पास कब का है भाई? ये 2006 का एक्ट है, लेकिन लागू हमारे पास 2007 के अंदर हुआ था। और कब लागू हुआ था भाई? 1 नवंबर 2007 को। 1 नवंबर 2007 के दिन ये पूरे भारत में लागू हुआ था। अब विस्तार की यदि बात करते हैं तो मैं हर एक्ट के अंदर जो बात कहता हूं वही बात यहां कहने वाला हूं कि जब से धारा 370 के कुछ प्रावधानों को निष्क्रिय किया गया है, उसके बाद से हर एक्ट हमारे पास लगभग पूरे इंडिया के अंदर लागू हो चुका है। तो इस एक्ट का भी विस्तार जो है हमारे पास संपूर्ण भारत के अंदर है। केवल एक जगह हमारे पास ऐसी है जहां पर ये एक्ट लागू नहीं होता। वैसे तो कहां पर है भाई? संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, लेकिन अपवाद है जहां पर इसका विस्तार नहीं है। वो हमारे पास जगह है, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी प्रदेश के अंदर एक विशेष जाति रहती है हमारे पास, रेनेसाओ। ये जाति है, जनजाति जिसको हम कहते हैं। तो रेनेसाओ जनजाति के ऊपर हमारा ये एक्ट लागू नहीं होता। और कोई भी जनजाति हो, कोई भी हमारा एरिया हो पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया पे लागू होता है। कहाँ नहीं लागू होता भाई? पुडुचेरी के, पहले पांडिचेरी होता था भैया, पुडुचेरी इसका नाम है। पुडुचेरी के रेनेसाओ इलाके पर ये एक्ट लागू नहीं होता, पर लागू नहीं होगा। उसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर ये एक्ट लागू हो चुका है।
तो हमारे पास अब तक हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं वो लगभग पूरे भारत में लागू होते हैं। केवल पहला एक्ट हमेशा पढ़ रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर ये लागू नहीं हो रहा है, वरना हर एक्ट हमारे पास पूरे भारत में लागू हो रहे थे। कब लागू हुआ था ये पूरे भारत में भाई? 1 नवंबर 2007 के दिन ये पूरे भारत में प्रभावी हो गया था। अब धारा 2 के अंदर कुछ परिभाषाएं होती है, तो हमारे पास भी धारा 2 के अंदर कुछ परिभाषाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहली भाषा 2A के अंदर दी गई है, या हिंदी में लिखूं तो 2Q में दी गई है, और 2Q में परिभाषा दी गई है बालक की, कि बालक कौन होगा। जैसा कि मैं आपको हर एक्ट के अंदर बताता हूं, हम जितने 11 एक्ट पढ़ने वाले हैं उन 11 एक्ट के अंदर 7-8 एक्ट हमारे पास ऐसे होंगे जिनके अंदर बालक की परिभाषा दी गई है, और हर एक्ट के अंदर अलग अलग आयु के बालकों को बालक माना गया है। तो आपको पिछले बार भी मैंने सजेशन दिया था, इस बार फिर ये सजेशन देता हूं कि जब हमारे पूरे एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे 11 के 11 एक्ट, तो लास्ट में एक चार्ट बनाना और उस चार्ट के अंदर आप लिखना कि कौन से एक्ट के अंदर बालक किसे माना गया है, ताकि आप एक कंपैरेटिव जो स्टडी है वो स्टडी आप कर सको तथा आप बहुत अच्छे से याद रख सको कि किस एक्ट के अंदर कितनी उम्र के व्यक्ति को बालक माना गया है। यदि इस एक्ट की यदि हम बात करते हैं तो बालक की परिभाषा हमें दी गई है अलग अलग। यदि लड़का है तो बालक हमारे पास अलग होगा, और यदि लड़की है तो बालक हमारे पास अलग होगी। लड़का 21 वर्ष से कम उम्र का, 21 वर्ष से कम की उम्र का यदि लड़का है तो उसे हम बालक कहेंगे, और लड़की क्या है भाई? 18 वर्ष से कम की उम्र की, जिसे हम कहते हैं ना शादी की योग्य आयु। आप सभी जानते हो लड़के की उम्र यदि 21 साल हो जाती है, लड़के की उम्र यदि 18 साल हो जाती है तो वो शादी की योग्य हो जाती है। तो शादी की योग्य होने से पहले क्या होंगे भाई? हमारे इस एक्ट के तहत वो क्या होंगे? बालक होंगे। लड़का है तो 21 वर्ष से कम यदि है तो हमारे लिए बालक है, और लड़की यदि है तो वो यदि 18 वर्ष से कम यदि है तो हमारे लिए क्या है भाई? बालक है। कहाँ लिखी गई है? धारा 2A के अंदर। आपने इस वर्ष का जो हमारे पास संसद का सेशन चल रहा था, मानसून सेशन, तो उसके अंदर आपने शायद सुना होगा, जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें आपने सुना होगा कि चर्चा चल रही थी कि ये जो उम्र है लड़की की शादी की उम्र, इसको भी 18 साल से कितनी कर दी जाए भाई? 21 साल कर दी जाए। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये अभी संसदीय समितियों के पास विचाराधीन है। संसदीय समितियां यदि चाहेंगी तो हो सकता है आगे आने वाले सत्र के अंदर कभी ये लड़की की उम्र जो 18 साल है इसको भी बढ़ा के 21 साल कर दिया जाए। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो हमारे पास है, लड़के की उम्र 21 साल है और लड़की की उम्र 18 साल है। अभी तक का सिनेरियो तो यही है। आगे होने वाले टाइम में चेंज हो सकता है, तो आपके जब एग्जाम हो उस टाइम आप चेक करके जाना कि कहीं इस उम्र को चेंज नहीं कर दिया गया हो। यदि चेंज कर दिया गया है तो नई उम्र आपको लिखनी होगी, यदि चेंज नहीं किया तो हमारे लिए 21 तथा 18 वर्ष की उम्र हमारे लिए सफिशिएंट है, और आपको यही याद रखनी है। कौन सी धारा के अंदर लिखा है भाई? धारा 2A के अंदर या 2Q के अंदर। अगली हमारे पास परिभाषा आती है धारा 2B के अंदर। धारा 2B कहता है कि बाल विवाह क्या चीज है। ये समझना जरूरी है कि हम बाल विवाह किसे कहते हैं। तो बाल विवाह की परिभाषा को समझाया गया है धारा 2B में। समझने की कोशिश करते हैं कि बाल विवाह किसे कहते हैं। धारा 2B कह दूं या 2Q कह दूं, किसको बताती है भाई? बाल विवाह क्या होता है। यदि आम भाषा के अंदर यदि हम बात करें तो हमें लगता है कि दो बालकों की यदि शादी हो रही है तो वो बाल विवाह है। लेकिन यदि कानून की भाषा के अंदर बात करते हैं तो इस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि शादी करने वाले दोनों पक्षकारों में से, मतलब वर या वधु दोनों में से यदि एक भी बालक है तो उसको हम बाल विवाह कहेंगे। चाहे लड़का बालक हो चाहे लड़की बालक हो, दोनों में से कोई भी यदि बालक है तो उसे क्या कहेंगे भाई? बाल विवाह कहेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमारे लिए एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो बाल विवाह किसे कहेंगे? शादी के पक्षकारों में से, शादी के पक्षकार कौन होते हैं भाई? दूल्हा तथा दुल्हन। शादी के पक्षकारों में से यदि कोई भी बालक है, बालक का मतलब क्या है? लड़का 21 साल से कम, लड़की 18 साल से कम, तो वह बाल विवाह कहलाता है। कोई भी, जरूरी नहीं कि दोनों बालक हो तभी, कोई भी यदि एक भी हमारे पास बालक है तो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? बाल विवाह कहलाया जाएगा धारा 2B के तहत। हम केवल 2 ही परिभाषाएं पढ़ेंगे, ज्यादा परिभाषाएं हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सीधा आ जाते हैं हम धारा नंबर 3 पर। धारा 3 क्या चर्चा करती है?
धारा 3 बात करती है जो बाल विवाह हो जाता है उस बाल विवाह की वैधता क्या होती है उसके बारे में बात करती है। तो धारा 3 कहती है बाल विवाह का शून्यकरणीय होना, बाल विवाह का शून्यकरणीय होना। एक शब्द लिखा हुआ है शून्यकरणीय, इसका क्या मतलब होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं ना, जो भी हम करार करते हैं या जो भी हम शादियां करते हैं वो 3 तरह की हो सकती है, ध्यान से देखना। पहली तो हो सकती है शून्य। यदि शून्य है तो उसका मतलब है कि वो तो जीरो है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कानूनी शून्य का मतलब होता है कानूनी रूप से जीरो, कानूनी रूप से जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, उसको हम कहते हैं शून्य। एक होती है हमारे पास वैध। वैध का मतलब क्या है भी, कानूनी रूप से 100% सही है, जिसको हम क्या कहेंगे लीगल कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है भी, कानूनी रूप से सही। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होता है या शादी हमारे पास होती है वो होती है शून्यकरणीय। शून्यकरणीय क्या होती है भी, नहीं तो ये शून्य होती है और नहीं ये वैध होती है, ये शून्यकरणीय होती है, इसको शून्य करवाया जा सकता है यदि जिन लोगों का बाल विवाह हुआ है या जो बाल विवाह के अंदर जो पक्षकार बालक है, लड़की यदि बालक है तो लड़की की इच्छा पर, और लड़का यदि बालक है तो लड़के की इच्छा पर उस विवाह को शून्य करवाया जा सकता है। यदि वो शून्य नहीं करवाते हैं तो वो वैध रहेगा, वो कानूनी रूप से सही रहेगा। यदि शून्य करवा दिया तो शून्य हो जाएगा, यदि शून्य नहीं करवाया तो क्या रहेगा भाई, वैध रहेगा। उसे बोलते हैं शून्यकरणीय। मतलब जिस टाइम विवाह हुआ है उस टाइम वो जीरो नहीं है, उसकी वैलिडिटी है, लेकिन उसको जीरो करवाया जा सकता है। यदि जीरो करवा दिया तो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं करवाया तो वो क्या रहेगा भाई, वैध रहेगा। तो शून्यकरणीय का मतलब क्या है भी, शून्य करवाया जा सकता है, शून्य करवाया जा सकता है, ये मतलब होता है शून्यकरणीय का। तो जो बाल विवाह होते हैं ना वो शून्यकरणीय होते हैं, शून्य नहीं होते। ध्यान से देखना, बाल विवाह को गैर कानूनी नहीं माना गया है, बाल विवाह को जीरो नहीं माना गया है। बाल विवाह को वैसे तो कानूनी रूप से मान्यता भी दी गई है एक हिसाब से, जिसमें हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो बाल विवाह को एक हिसाब से क्या कह दिया गया कि यदि बाल विवाह आपने कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये छूट भी दी गई है कि यदि बाल विवाह के अंदर जो पक्षकार बालक है, यदि ये चाहता है कि मैं इस विवाह को जीरो करवा दूं, मेरी बालक जब मैं छोटा था बचपन के अंदर मेरी शादी हो गई, अब मैं वयस्क हो चुका हूं, 18 साल का 21 साल का हो चुका हूं, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस शादी के अंदर नहीं रहना, तो उस शादी को शून्य भी करवा सकता है, उसके पास ये विकल्प है। और यदि उसको ये लगता है कि नहीं ठीक है शादी कर दी घर वाले ने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूं, तो उसको कंटिन्यू भी रख सकता है। इसे हम कहते हैं शून्यकरणीय। तो धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 कहती है कि जो बाल विवाह होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं भाई, शून्यकरणीय होते हैं। पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग, शून्यकरणीय का मैंने अभी आपको मतलब बताया कि शून्यकरणीय का मतलब है कि इसको जीरो करवाया जा सकता है, शून्य करवाया जा सकता है। लेकिन बाल विवाह को शून्य कौन करवा सकता है, बाल विवाह को केवल वही पक्षकार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शून्य करवा सकते हैं जो बालक हो। भी हो सकता है ना कि एक बालक हो, एक लड़का मान लो 21 साल से छोटा है और लड़की 18 साल से बड़ी है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि लड़का 21 साल से बड़ा हो, लड़की 18 साल से छोटी हो। तो एक हो सकता है कि एक तो बालक नहीं हो, दूसरा बालक हो। संभावनाएं हर तरह की हमारे पास होती हैं। तो शून्यकरणीय विवाह को कौन शून्य करवा सकता है, शून्यकरणीय विवाह को केवल वही पक्षकार शून्य करवा सकता है जो पक्षकार हमारे पास क्या है भाई, अवयस्क है या जो पक्षकार अभी बालक है। तो पहली बात तो आपकी इसमें लिखने वाली बात है बालक पक्षकार के, या आप और स्पष्ट से लिख लो विवाह का वह पक्षकार जो बालक है, विवाह का वह पक्षकार जो क्या है भाई, बालक है, चाहे तो विवाह को शून्य करवा सकता है, चाहे तो विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। पहली बात तो ये। सेकंड बात, अब विवाह को शून्य कैसे करवाया जाएगा भाई, कहाँ करवाया जाएगा,
तो यदि आपने विवाह को शून्य घोषित करवाना है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। जिला न्यायालय इसके अंदर लिखा हुआ है। जिला न्यायालय को हम समझेंगे आगे आने वाली धाराओं के अंदर। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि यदि विवाह को शून्य करवाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, जिला न्यायालय के अंदर जाना पड़ेगा और जिला न्यायालय के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो विवाह को शून्य करवाने के लिए, विवाह को शून्य करवाने के लिए जिला न्यायालय में, अब जिला न्यायालय क्या चीज है हम समझने वाले हैं अभी। जिला न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है। अब यदि एप्लीकेशन लगानी है, आवेदन करना है तो कौन कर सकता है तथा कब तक कर सकता है, इसकी हम बात करते हैं। तीसरी हम बात करते हैं कि आवेदन जो है, ऐसा आवेदन कौन कर सकता है, ऐसा आवेदन कौन कर सकता है। बालक है तो बालक खुद कर सकता है, या बालक के माता पिता या रिश्तेदार या संरक्षक कोई भी उसको गार्जियन कोई भी हो तो वो कर सकते हैं। बालक के संरक्षक, या एक हमारे पास इस एक्ट की धारा नंबर 16 कहती है बाल प्रतिषेध अधिकारी, ठीक है। हम धारा नंबर 16 के अंदर पढ़ेंगे। तो एक बाल प्रतिषेध अधिकारी होता है, तो यह बाल प्रतिषेध अधिकारी भी आवेदन कर सकता है। बाल प्रतिषेध अधिकारी, तो ये सब हमारे पास क्या कर सकते हैं भी, जिला कोर्ट के अंदर जाके आवेदन कर सकते हैं कि ये बाल विवाह हो गया था और हम इसको 0 करवाना चाहते हैं, आप इसको क्या कर दो भाई, शून्य कर दो। चौथी बात, आवेदन कब तक किया जा सकता है। आवेदन कब तक किया जा सकता है। आवेदन किया जा सकता है जो बालक है वो जब तक अवयस्क रहता है तब तक, या जब वो वयस्क हो जाता है उसके 2 साल के अंदर अंदर वो क्या करवा सकता है भाई, विवाह को शून्य करवा सकता है। मान लो वयस्क होने की उम्र हमारे पास क्या होती है, 18 साल होती है ना। तो 18 साल को वयस्क हुआ, 18 साल के 2 साल ऊपर यदि होते हैं, 20 साल तक उसके पास ये रहता है कि 20 साल तक की उम्र तक एक लड़की इसको शून्य करवा सकती है। और यदि लड़के की हम बात करते हैं तो 18 साल तक वो बालक, 21 साल तक बालक रहता है और 21 साल के बाद 2 साल और आप गिन लो, 23 साल तक ये लड़का जो है विवाह को क्या करवा कर सकता है भाई, शून्य करवा सकता है। तो कब तक करवा सकता है भाई, वयस्क होने के 2 साल के अंदर अंदर, वयस्क होने के 2 साल के भीतर। यदि आपने वयस्क आप हुए और 2 साल से ज्यादा का टाइम आपको वयस्क हुए को हो गया और उसके बाद यदि आप चाहते हो कि आपका जो विवाह था वो 0 हो जाए, तो अब आपका विवाह 0 नहीं होगा। अब आपका विवाह क्या हो चुका है भाई, वैध हो चुका है, लीगल हो चुका है। अब यदि आपने अलग होना है तो आपको तलाक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी प्रोसेस आप अपनाना चाहते हो, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपनाना चाहते हो या किसी दूसरे अधिनियम के तहत आप अपनाना चाहते हो। फिर यदि आपको अलग होना है 2 साल के बाद, आप वयस्क हो गए, वयस्क हुए आपको 2 साल हो गए हैं, अब आप अलग होना चाहते हो तो आपको तलाक लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इसको 0 करवा देते हो तो आपका विवाह 0 हो जाएगा। मान लिया जाएगा आपके बीच में विवाह हुआ ही नहीं था तो आपको तलाक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, 0 आपका विवाह हो जाता है, आपका स्टेटस अनमेरिड का हो जाता है। तो ये तो बात थी कि विवाह का स्टेटस जो है बाल विवाह का वो क्या है भाई, बाल विवाह का स्टेटस हमारे पास है शून्य करणीय, अर्थात उसको 0 घोषित करवाया जा सकता है। वयस्क होने के 2 साल के अंदर अंदर कौन करवा सकता है, केवल वह पक्षकार करवा सकता है जो पक्षकार बालक था। यदि दोनों ही बालक हैं तो दोनों ही करवा सकते हैं, दोनों में से कोई एक बालक है तो दोनों में से कोई एक करवा सकते हैं, केवल वह करवा सकते हैं जो कौन था भाई, बालक था। ये हमारे पास बात करती है धारा नंबर 3। अब सपोज करो कि बाल विवाह हुआ और उस बाल विवाह के अंदर एक लड़की थी, लड़की हमारे पास बालक थी और लड़का जो था वो बालक नहीं था, उसकी उम्र पूरी थी, वो 21 साल से बड़ा था, लेकिन लड़की जो थी 17 साल से छोटी थी। वो लड़की ने क्या करवा लिया भी, उस विवाह को शून्य घोषित करवा लिया। अब यदि उस विवाह को शून्य घोषित करवा लिया है उस लड़की ने, तो लड़की अब कहाँ रहेगी, अपने माँ बाप के पास रहेगी या कहीं और रहेगी, या उसका जो भरण पोषण है अब कौन करेगा। तो माँ बाप ने तो शादी कर दी थी भाई उसकी, लेकिन उस लड़की ने क्या करवा लिया, उस विवाह को शून्य घोषित करवा लिया। तो यदि धारा 3 के तहत कोई लड़की यदि अपने शादी को शून्य घोषित करवा लेती है तो उसके भरण पोषण की बात, उसके रहने की बात, निवास की बात जो है वो बात करती है धारा नंबर 4। तो अब हम बात करते हैं धारा नंबर 4। धारा 4 क्या कहता है भाई, बाल विवाह की
महिला पक्षकार, महिला पक्षकार के भरण पोषण तथा निवास आदि के बारे में आदेश। तो यदि महिला पक्षकार है और उसने अपने विवाह को शून्य घोषित करवा लिया है तो कोर्ट पता है क्या करता है, कोर्ट करता है कि जो लड़का था उस लड़के को, या मान लड़का यदि छोटा है तो लड़के के माता पिता को यह आदेश देता है कि जब तक उस बालिका का दोबारा शादी नहीं हो जाती, जब तक उस बालिका का पुनर्विवाह नहीं हो जाता, तब तक उसको आपने क्या देना है भाई, भरण पोषण देना है, जिसे हम कहते हैं खर्चा बांध दिया। तो उसको खर्चा देना है, उसके निवास के लिए भी व्यवस्था करके देनी है, उसके लिए भी आपको खर्चा देना पड़ेगा, रुपए देने पड़ेंगे, उसकी व्यवस्था करके देनी पड़ेगी। किसको आदेश दिया जाता है भाई, जो लड़का था उसको आदेश दिया जाता है, या लड़का मान लो छोटा है तो लड़के के माता पिता को यह आदेश दिया जाता है। तो ध्यान से देखना, पहली बात तो ये कब की हम बात कर रहे हैं, यदि धारा 3 के तहत, धारा 3 के तहत विवाह शून्य घोषित करवा लिया गया है, शून्य घोषित करवा लिया हो तो न्यायालय ये तो महिला है, महिला पक्षकार के अलावा दूसरा पक्षकार कौन सा है भाई, पुरुष पक्षकार होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पुरुष पक्षकार को या पुरुष पक्षकार के माता पिता को, पुरुष पक्षकार के माता पिता को महिला के पुनर्विवाह तक भरण पोषण तथा निवास की व्यवस्था हेतु खर्चा देने का आदेश कर सकता है। ये लिखा हुआ है हमारे पास धारा नंबर 4 के अंदर कि मान लो शादी शून्य करवा ली है तो लड़की कहाँ जाएगी, है ना। तो लड़की के लिए जो भरण पोषण है या उसके रहने की व्यवस्था के लिए जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा किसको पे करना पड़ेगा भाई, जो वो था हमारे पास पुरुष पक्षकार था उसको, या मान लो बच्चा अभी छोटा है, वो भी लड़का था, मान लो वो यदि छोटा है, अवयस्क है, तो उसके माता पिता को यह आदेश दे दिया जाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उस लड़की का खर्चा उठाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं लड़की के लिए भरण पोषण। कौन सी धारा के अंदर, धारा नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि बाल विवाह के अंदर महिला पक्षकार के लिए भरण पोषण की बात कौन सी धारा के अंदर की गई है, तो धारा नंबर 4 के अंदर बात की गई है। और सपोज करो कि जब ये विवाह शून्य करवाया गया था, शून्य घोषित करवाया गया था, उस वक्त मान लो उस लड़की के कोई बच्चे भी थे या वो लड़की गर्भवती थी और बच्चा उसके बाद में पैदा हुआ, ठीक है ना। तो जब लड़की गर्भवती थी या लड़की के बच्चा था तो ये लड़की को कस्टडी मिल गई है, ये लड़की को भरण पोषण मिल रहा है, तो उन बच्चों का क्या होगा, वो बच्चे अब किसके पास रहेंगे, उन बच्चों के बारे में बात करता है धारा नंबर 5। तो अब हम अगली धारा हमारे पास है धारा नंबर 5। धारा 5 क्या बात करती है, धारा 5 बात करती है बाल विवाह से जन्मे बच्चों का संरक्षण, बच्चों की कस्टडी जो है किसके पास रहेगी, तथा भरण पोषण। मान लो विवाह शून्य करवा लिया, उस लड़की के बच्चे भी हैं, तो वो बच्चे किसके पास रहेंगे, माता के पास रहेंगे, पिता के पास रहेंगे, उनका भरण पोषण कौन करेगा, उनके लिए संरक्षण की या उनकी जो रहने का स्थान है वो कहाँ पर होगा। तो इस बारे में बात करता है धारा नंबर 5। और धारा नंबर 5 कहती है कि जो जिला न्यायालय शून्य करने आदेश देगा या जो जिला न्यायालय धारा 4 के तहत आदेश देने वाला है वही जिला न्यायालय आदेश देता है कि बच्चा कहाँ पर रहने वाला है और बच्चे के ऊपर जो खर्चा करने वाला है, बच्चे का भरण पोषण जो करने वाला है वो कौन सा पक्षकार करेगा।
ठीक है ना। इसमें स्पष्ट कहीं नहीं लिखा हुआ कि माता के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा, लिखा हुआ है जिला न्यायालय बच्चे के कल्याण को देखेगा, बच्चे के हित को देखेगा। इन दोनों बातों को देखते हुए जो न्यायालय को अच्छा लगेगा वैसा न्यायालय क्या दे सकता है भाई, आदेश दे सकता है। तो धारा 5 में लिखा हुआ है बच्चे के कल्याण तथा हित को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायालय अपने विवेक से आदेश दे सकता है। ठीक है ना। न्यायालय केवल इस बात का ध्यान रखेगा कि बच्चा कहाँ पर खुश रहने वाला है, या बच्चे का हित कहाँ पर है, बच्चे का कल्याण कहाँ पर है। माता के पास रह सकता है तो माता के पास छोड़ देगा, पिता के पास रह सकता है तो पिता के पास छोड़ देगा। यदि ऐसा लगता है कि माता के पास रहने दे, पिता को मिलने दिया जाए या पिता से भरण पोषण लिया जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं। न्यायालय को जो अच्छा लगता है वो आदेश न्यायालय दे सकता है। सब कुछ न्यायालय के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं कि धारा नंबर 6। धारा 6 बताती है कि ये जो बच्चे पैदा होंगे बाल विवाह से, उन बच्चों की वैधता क्या होगी, क्या वो जायज होंगे या नाजायज होंगे, या उनको अपने माता पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, उन सब के बारे में बात करती है धारा नंबर 6। धारा 6 कहती है बाल विवाह से जन्मे हुए बच्चों की वैधता क्या होती है, कानूनी उनके पास क्या हक है भाई उन बच्चों के पास, उसको हम बोलते हैं धर्मजता। तो बाल विवाह से जन्मे हुए बच्चों की धर्मजता क्या होगी, धारा 6 बताती है हमें। धारा 6 क्या कहती है, बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता। तो मान लो कोई बच्चा बाल विवाह के फलस्वरूप पैदा हो गया है तो बच्चा हमारे पास क्या होगा भाई, वो बच्चा जायज संतान माना जाएगा, नाजायज नहीं होगा। वो बच्चा क्या होगा भाई हमारे पास, वो बच्चा जायज संतान होगा, या इसी को हम बोलते हैं वो बच्चा वैध संतान होगा, या इसको हम बोलते हैं वो बच्चा जो है धर्मज बच्चा होगा। धर्मज मतलब धर्म के अनुसार जन्मा हुआ, धर्म प्लस जय, जय का मतलब जन्मा हुआ। ठीक है ना। तो वो बच्चा जो है जायज होगा, वैध होगा, धर्मज होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो माता पिता है उसके हैं वो उसके लीगल माता पिता कहलाए जाएंगे, तथा उनकी संपत्ति के अंदर उनको पूरा पूरा अधिकार मिलेगा जैसे एक बच्चे को अधिकार मिलता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से उस बच्चे को भी अपने माता पिता की संपत्ति के अंदर अधिकार मिलने वाला है, जो हम देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इसको हम देखते हैं। ठीक है ना। तो धारा 6 कहती है वो बच्चे हमारे पास किस तरह के होंगे। अब धारा नंबर 8 पर हम आते हैं कि बार बार मैंने कहा चाहे धारा नंबर 3 के अंदर हमने देखा कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, धारा 4 के अंदर हमने देखा कि कोर्ट आदेश देगा, धारा 5 के अंदर हमने देखा कि कोर्ट आदेश देगा। तो कौन सा कोर्ट आदेश देगा उस कोर्ट के बारे में हम बात करते हैं, और वो बात की गई है धारा नंबर 8 के अंदर। वो धारा 8 कहता है न्यायालय। बार बार हम बात कर रहे हैं जिला न्यायालय के पास जाना है, जिला न्यायालय के पास जाना है। तो ये न्यायालय कौन सा है, किस न्यायालय के अंदर आवेदन पेश किया जा सकता है। तो पहली बात तो एक हमारे पास एक्ट है भाई फैमिली एक्ट, जिसको हम बोलते हैं कुटुंब न्यायालय एक्ट 1984, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 1984 का एक्ट है, जिसके तहत लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक फैमिली कोर्ट बनाया गया है। यदि कहीं पर फैमिली कोर्ट है तो हमारे लिए जिला न्यायालय का मतलब है वो फैमिली कोर्ट। तो न्यायालय कौन सा न्यायालय भाई, नंबर 1 यदि कुटुंब न्यायालय, यदि कुटुंब न्यायालय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, फैमिली कोर्ट है तो वह फैमिली कोर्ट ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, यदि मान लो कहीं पर फैमिली कोर्ट नहीं है हमारे पास, कहीं पर हमारे पास फैमिली कोर्ट नहीं है तो वहां का प्रधान सिविल न्यायालय जो होगा वो हमारे पास न्यायालय का काम करेगा। यदि नहीं है तो कौन भाई, प्रधान सिविल न्यायालय, इसको हम कहेंगे। ये दोनों हमारे लिए क्या है भाई, जिला न्यायालय है।
ठीक है ना। या तो फैमिली कोर्ट के अंदर जाया जा सकता है, यदि फैमिली कोर्ट नहीं है तो जो प्रधान सिविल न्यायालय होता है उसके अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं, याचिका कर सकते हैं। चाहे धारा 3 के तहत याचिका करनी हो, चाहे धारा 4 के तहत आदेश दिलवाना हो, चाहे धारा 5 के तहत आदेश दिलवाना हो, तो हम इसके तहत दिलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ का न्यायालय। भी न्यायालय तो बहुत है हमारे पास, फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट भी हमारे पास बहुत है, तो हम कहाँ के न्यायालय के अंदर याचिका कर सकते हैं। तो पहली बात, जहां पर बालक निवास करता है या जहां पर प्रतिवादी निवास करता है। अभी दूसरा पक्षकार है उसको प्रतिवादी कहते हैं, वाद लाने वाला वादी होता है और जिसके खिलाफ मुकदमा लेके आते हैं उसको प्रतिवादी कहा जाता है। तो पहला हमारे पास है जहां पर बालक या प्रतिवादी निवास करते हैं वहां पर लाया जा सकता है। नंबर 2, ऐसी जगह पर भी हम लेके आ सकते हैं जहां पर विवाह संपन्न हुआ था, जिसको बोलते हैं विवाह का अनुष्ठान होना। तो दूसरा क्या है भी, जहां पर विवाह संपन्न हुआ था वहां पर भी लाया जा सकता है, जहां पर विवाह संपन्न हुआ था। तीसरा, ऐसी जगह भी लाया जा सकता है जहां पर पति पत्नी दोनों आखिरी टाइम एक साथ रहे थे। जहां भी रहे हों, जहां पर पति पत्नी दोनों आखिरी टाइम एक साथ रहे हैं वहां पर भी याचिका डाली जा सकती है। जहां पर पति पत्नी को बोलते हैं विवाह के दोनों पक्षकार, विवाह के दोनों पक्षकार आखिरी बार एक साथ रहे हों। और लास्ट में हमारे पास है कि ऐसी जगह पर भी याचिका डाली जा सकती है जहां पर याचिका डालने वाला याचिका डालने के टाइम रह रहा हो, या अर्जीदार जिसको बोलते हैं, याचिका डालने वाले को बोलते हैं अर्जीदार। जहां पर अर्जीदार अर्जी डालते टाइम क्या भी रहता है उस जगह भी उस जगह के न्यायालय के पास भी जाया जा सकता है। जहां पर अर्जीदार अर्जी प्रस्तुत करते समय निवास करता हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 जगह हैं। इन 4 में से किसी भी जगह के हम प्रधान सिविल न्यायालय के पास या जहाँ के कुटुंब न्यायालय के पास जाकर हम आवेदन कर सकते हैं। धारा 3 के लिए, धारा 4 के लिए तथा धारा 5 के लिए। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे भाई, जिला न्यायालय कहलाएंगे। या जहाँ भी हमारे पास जिला न्यायालय लिखा हुआ आएगा या जहाँ भी कोर्ट की बात आती है हम इन कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। ध्यान रखना आप इस कोर्ट को, क्योंकि हमने मुख्यतः जितने भी अपराध किए थे महिलाओं के खिलाफ होने वाले, उनके अंदर हमने जो कोर्ट पढ़े थे वो कौन से कोर्ट थे भाई, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट थे या महानगर मजिस्ट्रेट थे। लेकिन बालकों पे होने वाले दूसरे अपराध के अंदर लगातार हम देख रहे हैं, जो हमारे पास हमने कल पोक्सो एक्ट पढ़ा था उसमें सेशन न्यायालय था, है ना, विशेष न्यायालय सेशन न्यायाधीश को बनाया गया था। और इसके अंदर भी हमारे पास कौन है भाई, प्रधान सिविल न्यायाधीश है या कुटुंब न्यायालय जो फैमिली कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर शायद एक ही होता है, तो वहां पर जाया जा सकता है। तो कोर्ट को भी आपने याद रखना है कौन से कोर्ट के अंदर जाया जा सकता है। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास अब तक हमने देखा कि बाल विवाह यदि हो गया तो उसको जीरो करवाना है, कैसे करवाया जा सकता है, उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनके बच्चों की वैधता क्या होगी, कानूनी स्टेटस उनका क्या होने वाला है। ठीक, और यदि लड़के ने अपने विवाह को जीरो करवा लिया है तो उसको भरण पोषण कौन देगा, उसके निवास के लिए पैसे कौन देगा, ये सब बातें हमने देख ली। लेकिन अब तक हमने किसी भी तरह के अपराध की बात नहीं की, या यहाँ तक मैं देखूं धारा 8 तक किसी भी तरह के अपराध की बात नहीं की गई है। यदि अपराध नहीं हो रहा तो सजा भी नहीं है। बाल विवाह को भी अब तक अपराध नहीं माना गया है। लेकिन धारा 9 से लेके धारा 9, 10, 11 हमारे पास 3-4 ऐसी धाराएं ऐसी हैं जिनके अंदर अपराध का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले अपराध हमारे पास आता है वो आता है धारा नंबर 9 के अंदर। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 कहती है यदि कोई बाल विवाह करता है और वो पुरुष है, और पुरुष यदि वयस्क है, वयस्क तथा बालक में अंतर होता है। बालक, ध्यान से देखना, बालक हमारे लिए 21 साल से कम का लड़का जो है बालक कहलाएगा इस एक्ट के तहत। लेकिन यदि वयस्क की हम बात करें तो वयस्कता अधिनियम हमारे पास बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 18 साल से ज्यादा का बच्चा है तो हमारे लिए क्या है, वयस्क है।
ठीक है ना। 18 साल से ज़्यादा का लड़का या लड़की कोई भी है तो उसको वयस्क मानते हैं हम, लेकिन इस अधिनियम के तहत बालक हमारे पास 21 साल तक का है। तो धारा 9 क्या कहती है, बाल विवाह को करने वाला यदि कोई वयस्क पुरुष है तो उसको सजा मिलेगी। क्या है भाई, बाल विवाह को करने वाले, बाल विवाह को करने वाले वयस्क पुरुष को सजा, सजा कह दो, दंड कह दो, शास्ति कह दो, अब आप इस बात से परिचित हो। सजा दंड शास्ति हमारे लिए एक ही है। तो इसके अंदर लिखो, यदि कोई पुरुष जो 18 साल से ज़्यादा का है, ये उम्र याद रखना भी, 18 साल से ज़्यादा लिखा हुआ है यहाँ पर, 18 साल से ज़्यादा का है और बाल विवाह करता है, 18 साल से ज़्यादा का है और बाल विवाह करता है, तो उसे सजा मिलेगी भाई। क्या सजा मिलेगी, उसे 2 वर्ष तक का कठोर कारावास मिल सकता है, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास। या लिखा हुआ है भाई, ध्यान देना, या कहाँ लिखा होता है तथा कहाँ लिखा होता है, इस पर ध्यान देना। यहाँ पर या लिखा हुआ है, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं भाई। कब, केवल पुरुष पक्षकार जो है उसको जुर्माना लगेगा, और कब लगेगा, यदि वो 18 साल से ज्यादा का उम्र का है। यदि 18 साल से छोटा लड़का शादी करता है तो उस पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगने वाला। 18 साल से ज्यादा की उम्र का कोई शादी करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा तथा उसको सजा मिलेगी, 2 साल तक का कठोर कारावास है भाई, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखना, सादा कारावास नहीं है, कठोर कारावास का प्रावधान है। 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भी दिए जा सकते हैं, सजा और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं। धारा नंबर 9 के अंदर बात की गई है। दूसरा अपराध हमारे पास दिया गया है धारा नंबर 10 के अंदर। धारा 10 कहती है बाल विवाह का अनुष्ठापन करवाना या दुष्प्रेरण करना। बाल विवाह का अनुष्ठापन करवाना या बाल विवाह का दुष्प्रेरण। अब दुष्प्रेरण को तो आप अच्छे से समझते हो भाई, है ना। दुष्प्रेरण का मतलब उकसाना, दुष्प्रेरण करने के लिए दंड। जो कोई भी बाल विवाह का अनुष्ठापन करेगा, संचालन करवाएगा बाल विवाह को, बाल विवाह के अंदर जो भी पंडित वगैरह होंगे या कोई भी संस्था वगैरह होगी जो बाल विवाह का अनुष्ठापन करवाने वाली है, तो उन लोगों को भी दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। या कोई व्यक्ति जो बाल विवाह के लिए दुष्प्रेरण करता है उसको भी क्या मिलती है भाई, सजा मिलती है। और सजा कितनी दी गई है, इसके अंदर लिखा गया है 2 साल तक का कठोर कारावास, सेम सजा है लेकिन यहाँ पे और की जगह प्लस हो जाएगा, 2 साल तक का कठोर कारावास प्लस, यहां पर प्लस है भाई और है, तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 लाख तक का जुर्माना। और हमारे पास तीसरा अपराध जो है वो धारा नंबर 11 के अंदर है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई दोनों धाराओं के अंदर, हमें बिल्कुल एक जैसा ही लगेगा भी। धारा 10 भी यही बात कहती है, धारा 11 में बात यही कहती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। धारा 11 कहती है बाल विवाह को संवर्धित करना, बाल विवाह को संवर्धित करना मतलब बढ़ावा देना, संवर्धित करना या अनुज्ञात करवाना। बाल विवाह को संवर्धित करना या बाल विवाह को अनुज्ञात करवाना, इसके लिए दंड क्या है इसमें लिखो। संवर्धित का मतलब होता है भाई बाल विवाह को बढ़ावा देना। यदि कोई बाल विवाह को बढ़ावा देगा, यदि कोई बाल विवाह को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। बढ़ावा देने के अंदर लिखा हुआ है यदि कोई बाल विवाह के अंदर शामिल भी होता है और उसको ये पता है कि जो विवाह हो रहा है उसके अंदर कोई बच्चा, लड़का या लड़की, कोई एक ऐसा है जो बालक है या दोनों बालक है, यदि इस बात उसको जानकारी है तो हम उसको किसके अंदर मानेंगे भी, धारा नंबर 11 के अंदर कवर करेंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है बाल विवाह के अंदर शामिल होना, बाल विवाह में शामिल होना। तो बाल विवाह के अंदर शामिल होने को भी अपराध माना गया है भाई,
कोई होता है तो उसको सजा मिलेगी, और सजा सेम यही मिलने वाली है जो धारा 10 के अंदर दी गई है, 2 साल तक की सजा, 2 साल तक का कठोर कारावास, 2 साल तक का कठोर कारावास प्लस 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। हमारे इस पूरे एक्ट के अंदर ये 3 ही अपराध बताए गए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। धारा 9 के अंदर यदि कोई लड़का जो है वयस्क है और वयस्क होने के बावजूद वो क्या करता है, बाल विवाह करता है, तो उसे सजा मिलेगी। दूसरा, यदि कोई बाल विवाह को करवाता है, संचालन करता है बाल विवाह का, या बाल विवाह का दुष्प्रेरण करता है, तो उसे सजा मिलेगी। और धारा 11 क्या कहती है भी, बाल विवाह को बढ़ावा यदि कोई देता है तो उसको भी सजा मिलेगी, या कोई बाल विवाह के अंदर शामिल भी होता है तो उसको भी सजा मिलेगी। सजा कितनी है भाई, 2 साल तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना। ध्यान से देखना, इसके अंदर कठोर कारावास का वर्णन किया गया है। अब हमारे पास आगे जो इंपॉर्टेंट धारा है 12, 13, 14 इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सीधी हमारे लिए काम की धारा है धारा नंबर 15। धारा 15 बात करती है कि ये जो अपराध हमें दिए गए हैं धारा 9 के अंदर, धारा 10 के अंदर तथा धारा 11 के अंदर, इनकी प्रकृति कैसी होगी। तो इनकी जो प्रकृति है वो धारा नंबर 15 के अंदर बताई गई है। तो धारा 15 लिखो आप, धारा 15 अपराधों की प्रकृति, अपराधों की प्रकृति। तो अपराधों की प्रकृति की यदि मैं बात करता हूं, तो धारा 9, 10 तथा 11 के अंदर जो भी अपराध हो रहे हैं वो हमारे पास नंबर 1 तो होंगे संज्ञेय अपराध, और नंबर 2 हमारे पास होंगे अजमानतीय अपराध। अब आप संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, अजमानतीय अपराध क्या होते हैं, इनको आप अच्छे से जानते हो। संज्ञेय अपराध वे अपराध जिनके अंदर पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, अजमानतीय अपराध वे अपराध जिनके अंदर जमानत आपका अधिकार नहीं है, कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको जमानत दे या जमानत नहीं दे। अब हमारे पास 1-2 धाराएं और बचती है। इंपॉर्टेंट धारा है धारा नंबर 16। धारा नंबर 16 कहती है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। आप इसको इंपॉर्टेंट निशान लगाना भाई। जहां पर भी किसी स्पेशल अधिकारी की नियुक्ति की जाती है वो धारा याद रखना भाई, उस धारा से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिकारी हमने देखा था, घरेलू हिंसा के अंदर हमने देखा था, संरक्षण देखा था, है ना, या इसके अंदर हम देख रहे हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तो जहां पर भी किसी स्पेशल अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है वहां पर वो धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। बाल विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है, तो किस धारा के तहत की जाती है भाई, धारा नंबर 16 के तहत की जाती है। कौन करता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, कौन करता है भाई, तो इसकी नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है भाई, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है इसके कर्तव्य क्या क्या है। पहला कर्तव्य भाई नाम से ही पता चल रहा है बाल विवाह को रुकवाना है, तो पहला कर्तव्य इसका यही है कि बाल विवाह के अनुष्ठापन का निवारण करना। पहला कर्तव्य क्या है भाई, बाल विवाह के अनुष्ठापन का निवारण करना, मतलब आम भाषा के अंदर है बाल विवाह रुकवाना, निवारण करना। दूसरा, यदि मान लो कहीं पर बाल विवाह हो गया है या बाल विवाह का जो अपराध हो गया है, जैसे धारा नंबर 9 के अंदर अपराध देखा हमने, 10 के अंदर अपराध देखा, 11 के अंदर अपराध देखा, तो उस अपराध की आपको क्या करनी है भी, विशेष कोर्ट के अंदर जो फैमिली कोर्ट है उसके अंदर आपने पैरवी करनी है। तो वहां पर पैरवी करते टाइम आपको सबूतों की जरूरत पड़ती है। तो जो भी साक्ष्य आपको इकट्ठे करने हैं वो कौन इकट्ठे करेगा बाल विवाह के बारे में, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तो दूसरा है बाल विवाह के संबंध में यदि कहीं बाल विवाह हो जाता है तो बाल विवाह के संबंध में साक्ष्य इकट्ठे करना। तीसरा इसका काम है लोगों के अंदर
एक चेतना फैलाना, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना कि बाल विवाह जो एक बुराई है, लोगों को बुराई के बारे में समझाना, उनमें जागरूकता पैदा करना। तो तीसरा हमारे पास क्या है भाई, आम जन के अंदर, आम जन में बाल विवाह रूपी बुराई के बारे में बाल विवाह रूपी बुराई के बारे में जागरूकता फैलाना। और लास्ट में हमारे पास कर्तव्य क्या होगा भाई, यदि इनके अलावा भी कोई कर्तव्य राज्य सरकार इसको कहेगी तो वो काम इनको करने पड़ेंगे। राज्य सरकार जो निर्देशित करे, राज्य सरकार जो निर्देशित करे वो काम भी इनको क्या करने पड़ेंगे भी, करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास है धारा नंबर 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आ सकता है। धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कहाँ पर लिखा गया है, धारा 16 के अंदर लिखा गया है। अब हमारे पास है धारा नंबर, लास्ट के अंदर एक हम धारा पढ़ते हैं जो बताती है नियम बनाने की शक्ति। तो इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं नियम बनाने की शक्ति। धारा नंबर 19 के अंदर क्या कहती है भाई, नियम बनाने की शक्ति। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंदर जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसके पास है भाई, वो शक्ति है राज्य सरकार के पास। इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार के पास। बहुत कम हमारे पास एक्ट ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अदरवाइज लगभग हर एक्ट को हमने ऐसा देखा है जिसमें नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास थी। बाल विवाह अधिनियम के अंदर जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसके पास दी गई है भाई, राज्य सरकार के पास दी गई है। ये हमारा छोटा सा एक्ट था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। नाम हमारे पास बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू कब हुआ था भाई, 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। पूरे भारत के अंदर लागू हो गया था, लेकिन हमारा एक पांडिचेरी है उसके अंदर रेनेसाऊ नाम की जनजाति है, उसके ऊपर ये लागू नहीं हुआ था। परिभाषा के अंदर हमने बात की तो धारा 2A के अंदर बालक बताया गया है, लड़का 21 साल से छोटा, लड़की हमारे पास 18 साल से छोटी बालक कहलाती है। और बाल विवाह कैसे कहते हैं, यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई भी एक यदि बालक है तो भी हमारे पास क्या कहलाया जाएगा भाई, बाल विवाह कहलाया जाएगा। धारा 3 बात कहती है बाल विवाह शून्य करनीय होते हैं, जो बालक है वो बाल विवाह को शून्य करवा सकता है। जिला जज के पास उसको जाना पड़ेगा, उसको क्या देना पड़ेगा भी, आवेदन देना पड़ेगा और उसको शून्य करवाया जा सकता है। धारा नंबर 4 कहती है यदि बाल विवाह को शून्य करवा दिया है तो महिला पक्षकार को भरण पोषण कौन देगा और उसके निवास की व्यवस्था कौन करेगी, तो जो पुरुष पक्षकार था वो देगा या उसके माता पिता देंगे। कब तक देंगे, तब तक देंगे जब तक उसका दोबारा से शादी नहीं हो जाती, तब तक देंगे। और 5वां है कि बाल विवाह जो शून्य करवा दिया गया है उस बाल विवाह के परिणाम से कोई बच्चे थे तो उन बच्चों का भरण पोषण कौन देगा, तो जिला न्यायालय को जैसा ठीक लगेगा वैसा आदेश दे सकता है, बालक के हित को ध्यान में रखते हुए, बालक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए। धारा नंबर 6 के अंदर हमने देखा कि जो बाल विवाह से जन्मे हुए बच्चे हैं उनकी वैधता क्या होगी, तो बताया गया कि वो बच्चे जायज होंगे, वैध होंगे या धर्मज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उन बच्चों के साथ। धारा नंबर 8 कहती है कि कौन सा न्यायालय हमारे पास है जिसके अंदर हम आवेदन कर सकते हैं, तो न्यायालय हमारे पास जिला न्यायालय है। लेकिन जिला न्यायालय को परिभाषित कैसे किया गया है कि या तो फैमिली कोर्ट होना चाहिए हमारे पास, नहीं तो हमारे पास जो प्रधान सिविल न्यायालय है उसके अंदर आप आवेदन कर सकते हो। कहाँ के न्यायालय के अंदर आवेदन किया जा सकता है, जहां पर पर्दीवादी या बालक निवास करता है। दूसरा, जहां पर पति पत्नी दोनों अंतिम बार एक साथ रहे थे। तीसरा, जहां पर विवाह संपन्न हुआ था। चौथा, जहां पर अर्जीदार अर्जी देते टाइम उपस्थित रहता है। उसके बाद हमने लगातार 3 ऑफेंस देखे थे, 3 अपराध देखे थे। धारा नंबर 9 के अंदर यदि कोई पुरुष है और वो अवयस्क है, बाल विवाह कर लेता है, तो उसको सजा मिलने वाली है 2 साल तक की कठोर कारावास की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों मिल सकते हैं। लेकिन यदि विवाह का अनुष्ठापन करवाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा विवाह का दुष्प्रेरण किया जाता है तो धारा 10 के अंदर सजा का प्रावधान किया गया है, 2 साल तक की सजा तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा धारा नंबर 11 के अंदर विवाह को बढ़ावा देना, संवर्धित करना, अनुज्ञात करवाना, उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। सेम वही सजा जो धारा 10 के अंदर थी यहाँ पर सजा दी गई है। धारा 15 कहती है कि यहाँ पर होने वाले अपराध जो हैं वो संज्ञेय प्रकृति की होंगे, गैर जमानतीय प्रकृति की होंगे। धारा 16 कहती है बाल प्रतिषेध अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, उसका काम होगा बाल विवाह को रोकना, उसका काम होगा बाल विवाह के बारे में सबूत
जुटाना उसका काम होगा। बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करना और राष्ट्र के अंदर जो भी गवर्नमेंट उसको काम करने को कहेगी वो काम उसे करना पड़ेगा। और धारा नंबर 19 में कहती है नियम बनाने की शक्ति, और इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति जो हमारे पास है राज्य सरकारों के पास है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि नियम कौन बनाता है भाई, राज्य सरकार बनाती है। ये हमारा छोटा सा अधिनियम था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। और जब ये एक्ट था, इससे पहले हमारे पास जो एक्ट था उसका नाम था शारदा एक्ट या बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 का वो अधिनियम था। उम्मीद करता हूं आपको ये अधिनियम पसंद समझ आ गया होगा। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए अधिनियम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।